नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाकार व उनकी रचनाएं, रचनाकार, समय व उनकी रचनाओं को आज की क्लास में हम देखेंगे। और जितने भी प्रमुख विद्वान हुए हैं उनका जो है काव्य के संबंध में क्या मत रहा है, उनके कथनों को भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास होगी हमारी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित। जिस भी परीक्षा में जो है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको जो है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रमुख जो रचनाकार रहे हैं उनकी रचनाएं देखेंगे और उनका जो समय भी हम देख लेंगे, तो क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की अधिक संभावना होती है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 पर। भरत मुनि जो कि प्रथम शताब्दी के विद्वान माने जाते हैं, जिनकी रचना है नाट्यशास्त्र। कई बार पूछा जाता है नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है, तो भरत मुनि जी का, और प्रथम शताब्दी इसका समय रहा है। कहीं कहीं आपको किसी बुक में दूसरी शताब्दी भी इसका समय देखने को मिलेगा। तो प्रथम और दूसरी शताब्दी के जो मध्य का जो समय है, यानी प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध का ही समय जो है भरत मुनि का समय माना जाता है, यानी कि दूसरी शताब्दी की जो शुरुआत में ही भरत मुनि विद्वान का समय रहा है। और इनकी जो रचना है वो है नाट्यशास्त्र, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है भामा का जो समय है वो है 6ठी शताब्दी। इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार। भामा का समय 6ठी शताब्दी, ग्रंथ है काव्य अलंकार। इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, क्योंकि इनके जितने भी आचार्य है, भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी आचार्य रहे हैं, इनके सभी लगभग सभी जो आचार्यों ने एक एक ग्रंथों की रचना की है, और ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दंडी का जो समय है वो है 6ठी शताब्दी, और इसका भी जो है काव्य दर्श इसका ग्रंथ रहा है। उसके बाद उद्भट का जो समय है वो 8वीं शताब्दी, काव्य अलंकार सार संग्रह इसका ग्रंथ रहा है। भामा का जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार, केवल काव्य अलंकार। और अगर सार संग्रह पूछ लिया जाए तो काव्य अलंकार सार संग्रह वो है उद्भट का, लेकिन भामा का जो है वो है काव्य अलंकार। इस प्रकार आपको एक एक आचार्य के सभी ग्रंथों को ध्यान रखना है। फिर है वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी, और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनका ग्रंथ है। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का जो है, लेकिन काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो ग्रंथ है वो है वामन का। फिर है रुद्रट का जो समय है वो 9वीं शताब्दी, इनका ग्रंथ भी जो है काव्य अलंकार है। 2 विद्वानों ने एक नाम से ही काव्य अलंकार ग्रंथ नाम से जो है ग्रंथ लिखा है, एक रुद्रट और दूसरा है भामह। ये आपको ध्यान रखना है, अधिक प्रसिद्ध हुआ है भामह का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ऑप्शन में आपको एक ही देखने को मिलेगा। अगर काव्य अलंकार ग्रंथ पूछ लिया जाए, या रुद्रट ऑप्शन में दे दिया जाएगा या भामह। तो देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा आनंदवर्धन का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी, और जो ग्रंथ है धावनालोक। और राजशेखर का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी, और काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। फिर है अभिनव गुप्त का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। और इनका ग्रंथ का नाम है काव्यलोक लोचन। तो काव्य लोक अगर पूछ लिया जाए तो आनंदवर्धन का ग्रंथ है, अगर काव्यलोक लोचन की बात आ जाए तो अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। इन दोनों जो ग्रंथों में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो देख लेना है कौन किसका ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा आचार्य है कुंतक का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी, इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम।
कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इन्होंने वक्रोक्ति जीवतम ग्रंथ की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। धनंजय जो विद्वान है उनका जो ग्रंथ है वो है 11वीं शताब्दी। इनका जो ग्रंथ का नाम है 10 रूपक। आचार्य भोजराज का जो ग्रंथ है वो है 11वीं शताब्दी। भोजराज की जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। और श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण, ये दोनों के दोनों ग्रंथ इन्होंने भोजराज ने लिखे हैं। उसके बाद जो है क्षेमेंद्र का जो समय है 11वीं शताब्दी। इनका जो ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। उसके बाद बात करें आगे मम्मट की, तो मम्मट का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी और ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। फिर है महिम भट्ट का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी और ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। फिर है रुय्यक जो आचार्य है उनका समय है 12वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम है अलंकार सरवशव। फिर है वाग्भट का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। फिर है इनके जो ग्रंथ का नाम है वाग्भट अलंकार। उसके बाद बात करें आगे हेमचंद्र की। हेमचंद्र जो है 12वीं शताब्दी के आचार्य रहे हैं। काव्यानुशासन इन्होंने जो है व्याकरण ग्रंथ लिखा है और अपभ्रंश के व्याकरणकर्ता माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। जयदेव का जो ग्रंथ है जयदेव की जो समय है 13वीं शताब्दी और चंद्रालोक इनका ग्रंथ है। फिर है विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण इनका ग्रंथ का नाम है। फिर है विद्याधर का भी जो समय है वो है 14वीं शताब्दी, एकावली इनके ग्रंथ का नाम है। फिर उसके बाद भानुदत्त का जो समय है वो है 15वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है रसमंजरी और रस तरंगिणी। फिर उसके बाद जो है शेखर केशव मिश्र का समय है 16वीं शताब्दी और अलंकार इनके ग्रंथ का नाम है। फिर है अप्पय दीक्षित का जो समय है वो है 16वीं शताब्दी और कुवलयानंद और चित्रमीमांसा इनके ग्रंथों का नाम है कुवलयानंद और चित्रमीमांसा। फिर है पंडित जगन्नाथ का जो समय है वो है 17वीं शताब्दी और रस गंगाधर इनके ग्रंथ का नाम है। फिर है वेदव्यास के ग्रंथ का नाम अग्निपुराण, महर्षि व्यास के ग्रंथ का नाम निरुक्त। इस प्रकार से हमने उन सभी विद्वानों के ग्रंथों को और समय को देख लिया है। एक बार ट्रिक के अनुसार इन विद्वानों के समय को भी हम देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भामा का समय क्या है, भरत मुनि का समय, उद्भट का समय, वामन का समय। इसलिए आपको इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। और आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है तथ्यों की बार बार रिवाइज करते हुए तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो देख लेते हैं ट्रिक के साथ हम एक बार से फिर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। इन आचार्यों को याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन से आचार्य किस शताब्दी के रहे हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक जो पंक्ति बनाई हुई है, तो आप पंक्ति समझ सकते हो इसको। 2-3 शब्दों की पंक्ति है ये। भर भादु व रुआ आप याद रखोगे तो भर से हो जाएगा भरत मुनि, 2री शताब्दी के कवि। इस संख्या को भी याद रख सकते हो, भर भादु व रुआ, यानी कि 2, 6, 78, 8, 99 ऐसे याद रख सकते हो आप। 2, 6 और उसके बाद जो है 78, दोनों को इकट्ठा ही आप मिला दोगे, फिर वह हो जाएगा 8 और फिर दोनों को इकट्ठा मिला दोगे 99, यानी 9 भी रख सकते हो। तो किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हो भर भादु व रुआ को। तो भर का हो जाएगा 2, यानी कि भरत मुनि 2री शताब्दी के कवि है। फिर भा का हो जाएगा 6, यानी कि भामा जो है 6ठी शताब्दी के विद्वान है। फिर दू का हो जाएगा जो है दू से हो जाएगा, एक हो जाएगा दंडी हमारे और दूसरा हो जाएगा ऊ से हो जाएगा उद्भट। तो दंडी और उद्भट का जो समय है वो है दंडी का 7वीं शताब्दी, उद्भट का 8वीं शताब्दी। फिर वह से हो जाएगा हमारा
वामन 8वीं शताब्दी, फिर रू से हो जाएगा रुद्रट 9वीं शताब्दी, उसके बाद आ से हो जाएगा आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। इस प्रकार इस लाइन को आप याद करके, इन संख्याओं को याद करके एक दूसरे से मिलान करके जब आप ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको वे वहाँ पर जल्दी याद आ जाएंगे कि कौन किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर एक बार आप इस लाइन को समझ करके पढ़ सकते हो। भरभादु वैरुआ, भरभादु वैरुआ यानी कि भर से हो जाएगा भरत मुनि 2री शताब्दी, भा से हो जाएगा भामा 6ठी शताब्दी, दा से हो जाएगा दंडी 7वीं शताब्दी, ऊ से हो जाएगा 8वीं शताब्दी रुद्रट, वै से हो जाएगा वामन 8वीं शताब्दी, रू से हो जाएगा रुद्रट और 9वीं शताब्दी, आ से हो जाएगा आनंदवर्धन। भरभादु व रुआ। इस प्रकार आपको इनको याद करके ये देख सकते हो कौन किस शताब्दी के कवि हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, ट्रिक नंबर 2 हम देखेंगे तो देख लेते हैं 10वीं शताब्दी में जो है कौन कौन विद्वान हुए हैं। 9वीं शताब्दी तक हम देख चुके हैं, आनंदवर्धन तक। उसके बाद अभिनय, राजशेखर, कुंतक, धनंजय और भट्टोत, ये सभी के कवि 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। तो इस प्रकार एक लाइन और याद रख सकते हो आप, अभिराज कुधन का भट्टा था। अभिराज कुधन 10वीं शताब्दी में जो था क्या था, अभिराज कुधन का भट्टा था। 10वीं शताब्दी में क्या मतलब किस चीज़ का भट्टा था ये अगर आप बात करोगे तो ये कोई सी और ही लैंग्वेज आप समझ सकते हो। तो पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज हमने अपनी ट्रिक में शामिल कर दी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो लेकिन ट्रिक से हम याद रखना चाहें तो इस प्रकार हम याद रख सकते हो। 10वीं शताब्दी में अभिराज कुधन का भट्टा था। अभिराज का मतलब है अभिनव गुप्त, राज का मतलब होता है जो राजशेखर, कु का मतलब हो जाएगा कुंतक, धन से हो जाएगा धनंजय और जो है भट्टा से हो जाएगा भट्टोत। ये जो है किस शताब्दी में थे ये सभी, ये 10वीं शताब्दी में। अभिराज कुधन का भट्टा किस शताब्दी में थे, ये 10वीं शताब्दी के थे। तो आप इसको याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 3। और आप अपने हिसाब से भी कोई इन विद्वानों की जो ट्रिक और जो है ग्रंथों को याद करने की, विद्वानों की जो ये जो समय है और उनके ग्रंथों को अपने अकॉर्डिंग भी याद करने की कोई ट्रिक बना सकते हो। और अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर ट्रिक बना करके याद करते हो तो जो ज़्यादा आसानी से आपको याद रह पाएंगे। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, तो मैं अधिक ट्रिकों पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी हमें जो है ट्रिक का भी सहारा लेकर के तथ्यों को याद करना होता है। तो बार बार रिवीजन का अधिक मैं विश्वास करती हूँ। जब हम बार बार रिवीजन करेंगे चीज़ों की, तथ्यों की, तो वे अपने आप ही हमें याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग कई बार आप लोगों का ये मानना है हम हर एक चीज़ को ट्रिक से याद करें, तो आप जो है ट्रिक का भी सहारा लेकर के याद करना होता है आपको। आप चाहे किसी भी प्रकार याद करो, ट्रिक से याद करो या फिर बार बार तथ्यों के रिवीजन से याद करो। तो अगली जब हम ट्रिक की देखते हैं तो 10वीं शताब्दी के कवियों हमने देख ही ली है। अभिराज कुभट्टा था। तो ये था अगली जो हमारी ट्रिक थी, ये इसमें आ गए थे। अभिनव गुप्त, राजशेखर, और धनंजय विजय और भट्टोत, जो ये सभी विद्वान है 10वीं शताब्दी के कवि थे। अभिराज कुधन का भट्टा था। तो बढ़ते हैं आगे, अगली जो ट्रिक हमारी मम मही भोज सेम है। तो मम मही और भोज सेम है, ये तीनों के तीनों सेम है, यानी इसमें 4 आचार्य मिल गए। कौन कौन से? मम मही और भोज सेम है। ये मम मही भोज सेम है। कौन कौन से आचार्य हो गए हमारे? तो ये सभी के सभी सेम है। किस में सेम है? 11 ये दोनों सेम है, मतलब ये बिल्कुल सेम है ये चारों के चारों। और एक तरह से हम जब 11 शब्द देखते हैं तो बिल्कुल सेम से 1 हम लगाते हैं तो सेम ही होते हैं 1 तो इससे हमारी ट्रिक बन जाती है। तो मम से हो जाएगा मम्मट,
भट्ट मही से हो जाएगा महिम भट्ट, और भोज से हो जाएगा भोजराज, और शेम से हो जाएगा शेमेंद्र। ये चारों कवि शेम है, यानी कि मम मही भोज शेम है। शेम क्या है, यानी 11 बढ़ते हैं 11वीं शताब्दी के ये कवि हैं। इस प्रकार से आगे जब हम बात करें 11वीं शताब्दी के बाद, जब हमने जो है 11वीं शताब्दी तक के कवियों को देख लिया, कौन जो है प्रथम शताब्दी के कवि, दूसरी शताब्दी के कवि है, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी के कवि, फिर 11वीं शताब्दी के भी हमने देख लिए हैं आचार्य। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे 12वीं हेम 12 जय हो 13, हेम 12 लेकिन जय हो 13, यानी कि हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के हैं और जयदेव जो है वे 13वीं शताब्दी के हैं। इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हो, हेम 12 जय हो 13। उसके बाद विश्व में विद्या का स्थान जो है 14 था, तो विश्व में विद्या का जो स्थान है वो 14वें नंबर पर आता है। ये बड़ी दुख की बात है, प्रथम नंबर पर नहीं बताया, तो हमने बता दिया 14वें नंबर पर विद्या का स्थान। तो इससे हम क्या याद रख सकते हो, विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ और विद्या से हो जाएगा विद्याधर। तो विद्या का स्थान, विश्व में विद्या का स्थान किस नंबर पर बता दिया हमने, 14वें नंबर पर। तो दोनों विद्वानों का जो समय आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगली जो हमारी ट्रिक है, भानु 15 है तो शेखर केशव अपने आप में दक्षिण में 16 बताते हैं। यानी कि भानुदत्त जो है 15वीं शताब्दी के कवि है, और शेखर केशव मिश्र जो है और अप्य दीक्षित अपने आप का हो जाएगा भाई, अप्य दीक्षित हो जाएगा, एक अप्य दीक्षित, दक्षिण का मतलब हो जाएगा दीक्षित, यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो भानुदत्त से हो जाएगा 15वीं शताब्दी के भानुदत्त है। तो शेखर केशव मिश्र अपने आप को दक्षिण में ये जो बताते हैं 16 बताते हैं, तो 16वें नंबर पर बताते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ से दक्षिण से हो जाएगा अपने आप से, और जो ये दक्षिण शब्द से, इनसे आप जो विद्वान को बना सकते हो अप्य दीक्षित और केशव मिश्र जो 16वें नंबर पर आते हैं और भानु 15वें नंबर पे है। तो ये दोनों कवि, ये तो 15वें नंबर पे है, लेकिन ये कहते हैं दोनों कवि हम 15वें नंबर पर नहीं, अपने आप को ये 16वें नंबर पर बताते हैं, भानुदत्त के बाद बताते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, फिर है पंडित जगन्नाथ की। तो बात हम क्या करें, तो पंडित जगन्नाथ तो 17वीं शताब्दी के ही है, ये आप सभी को पता ही है। तो मैं आपको इसकी क्या ट्रिक बताऊं कि जगन्नाथ तो 17वीं शताब्दी के ही विद्वान है, ये आप सभी को पता है। तो इससे हमारी जो है सभी विद्वानों की ट्रिक, हमारी कुछ ट्रिक बन जाती है। समझ आ जाए तो देख लेना, ना समझ आ जाए तो भाई अपने हिसाब से अपनी ट्रिक आप बना करके याद कर सकते हो, या फिर इनको बार बार जब रिवाइज करोगे, भरत मुनि 2री शताब्दी, भामा जो है 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, उद्भट 8वीं शताब्दी, वामन 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन भी 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, कुंतक, धनंजय और भट्टोत ये सभी कवि 10वीं शताब्दी। फिर हैं मम्मट, महिम भट्ट और भोजराज शेमेंद्र, ये सभी के सभी 11वीं शताब्दी के कवि है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि है, और जयदेव जो है 13वीं शताब्दी के। विश्वनाथ जो है ये विश्वनाथ और विद्याधर 14वीं शताब्दी के, जयदेव भाई 13वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद बात करें आगे, भानुदत्त 15वीं शताब्दी के हैं, और शेखर मिश्र और अप्य दीक्षित 16वीं शताब्दी के हैं, और जगन्नाथ दास 17वीं शताब्दी के हैं। इन्हीं कवियों से जो है कई बार परीक्षा में इनका समय पूछ लिया जाता है। आपको यहाँ से कम 4 से 5% अवश्य ही आपको भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे, और इन आचार्यों से संबंधित प्रमुख इनके कथनों की भी हम बात कर लेते हैं आज की क्लास में। फिर एक एक विद्वान के संबंध में उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देखेंगे कि उन विद्वानों के संबंध में परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करेंगे। जैसे शुरुआत में हम भामा को करेंगे, फिर जो शुरुआत में हम भरत मुनि को करेंगे, फिर भामा को, फिर जो है
उसके बाद जो है इसी प्रकार सभी विद्वानों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित फिर संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित हम जो है प्रश्न उत्तरों को भी कर लेंगे। तो इससे आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन होगी और आपको याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आगे अगली जो हमारी कथनों और पंक्तियों से संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो शुरुआत देख लेते हैं शब्दार्थों काव्यम, शब्द और अर्थ का जो संयोग है वो काव्य है। किसने कहा? रुद्रट ने। शब्द और अर्थ का जो संयोग किस माना है? रुद्रट ने शब्दार्थों काव्यम। रुद्रट ने कहा है इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। और जो है इस जैसी ही रुद्रट की शब्दार्थों सहितम काव्यम आ जाए तो ये आ जाएगा भामा की पंक्ति, लेकिन केवल शब्दार्थों काव्यम होगा तो रुद्रट की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, तो ये पंक्ति है शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है, ये माना है आनंदवर्धन ने। बढ़ते हैं आगे। शब्द और अर्थ के संयोग को क्या काव्य कहा है? रुद्रट ने। और शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। शरीर की बात आ जाए तो शरीर है वही काव्य है, शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है, ये माना है आनंदवर्धन ने। उसके बाद बात करें आगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृते पुनः क्वापि, तो शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त कभी अनअलंकृत हो, वह काव्य है। तो ये कहा है मम्मट जी ने। तद्दोषो शब्दार्थ सगुणावनम अलंकृते और पुनः क्वापि, जो ये पंक्ति कही है ये मम्मट जी द्वारा कही गई है, क्योंकि इन पंक्तियों से संबंधित भी हमने परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। पंक्तियों से संबंधित भी परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आगे। अदोषो सगुणों स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अदोषो सगुणों से अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये जो कहा है यानी कि दोषहीन गुण व अलंकार सहित शब्दार्थ काव्य है, ये बात कही है हेमचंद्र जी। उसके बाद बात करें आगे। वाक्याम रसात्मक काव्यम, वाक्याम रसात्मक काव्यम की बात कही है। रसात्मक काव्य ही जो है, रसात्मक वाक्य ही जो है क्या है? काव्य। काव्य को क्या माना है? रसात्मक वाक्य। किन्होंने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पंक्ति है हमारी अगली पंक्ति है उसको देख लेते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ये किसने कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, भाई सभी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में ये सभी पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वही काव्य है, कि इन्होंने माना है पंडित जगन्नाथ ने। उसके बाद शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद च तदीदा, तो ये जो पंक्ति है शब्द और अर्थ सहित जो साहित्य काव्य है जो गद्य व पद भेद से दो प्रकार का होता है, यानी कि इसके कितने भेद होते हैं? एक गद्य और दूसरा पद। तो ये कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। अगर पंक्ति आ जाए तो भामा जी की, मैंने आपको बताया था रुद्रट और भामा ने एक ही नाम से जो है काव्य ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, काव्य, एक सेकंड भाई, काव्य अलंकार नाम से इन्होंने अलंकार नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है भामा ने और रुद्रट ने। और पंक्ति भी इनकी सेम सी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बीच में सहित शब्द आ जाए, शब्दार्थों, शब्दार्थ ही नहीं है भाई, शब्दार्थो है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो शब्दार्थों सहित जो शब्द आ जाए बीच में तो भामा की पंक्ति है, लेकिन केवल आ जाए शब्दार्थों काव्यम तो रुद्रट की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला जो हमारा प्रश्न पंक्ति है तो वो देख लेते हैं। काव्य शब्दोयम गुणालंकार सहितो शब्दार्थो वर्तते, तो गुण व अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। तो ये किसने माना है? ये माना है वामन ने, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, और इन्होंने काव्य अलंकार
सूत्रवर्ती की रचना की है, यानी कि काव्य अलंकार सूत्रवर्ती के रचनाकार वामन जी रहे हैं। 8वीं शताब्दी। भामा काव्य अलंकार, रुद्रट ने भी काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। कुछ जो है विद्वान हुए हैं उनके मतानुसार भी हम पंक्तियों को देख लेते हैं, किसने काव्य को क्या माना है, क्योंकि इनमें से भी परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य के संबंध में क्या कहा है, यानी कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता को इन्होंने क्या माना है, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र इन्होंने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगली पंक्ति हमारी, एक सेकंड। उसके बाद देख लेते हैं, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। कविता को प्रभावशाली रचना किसने माना, जो श्रोता और मन के आनंदमय प्रभाव डालती है। पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालने वाली कविता प्रभावशाली रचना है। ये किसने माना है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पदात्मक हो या गद्यात्मक हो। मनोभाव शब्दों का जो रूप धारण करते हैं, जो मन के भाव होते हैं और मन के भाव में से जो निकल के शब्दों का जो रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक रूप में लिखी गई हो या फिर गद्यात्मक हो। तो ये कहा है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कविता से काव्य क्या है, काव्य से संबंधित कई सारी पंक्तियाँ हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, अर्थात कविता करने से दूसरे मनुष्य के हृदय में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी असंभव जो बात को भी हम संभव बना सकते हैं। तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद बात करें आगे, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंक्ति है भाई, कई बार पूछी जाती है। और रामचंद्र शुक्ल के जितने कथन है, पंक्तियाँ है, वे आप सभी को पता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो पंक्ति है हमारी, सत्वोदर या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द जो विधान काव्य है, ये भी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यानी कि ये पंक्ति कई बार, ये कथन कई बार पूछा जा चुका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि किसने माना है कि जिस प्रकार जो है हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं आगे। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जा सकती है, और जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये बात भी कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, अर्थात ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से जो है ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना यानी कि अनेक गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार वहाँ पर होता है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है, अगला कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। इन्होंने क्या कहा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक जो अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, इन्होंने माना है भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अगली पंक्ति है, देख लेते हैं। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा धारण कर लेती है और काव्य में
पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो एक कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, जहाँ पर जिन पंक्तियों में अधिकतर जो ये शब्द संकल्पनात्मक जो शब्द आ जाए तो आप ध्यान रख सकते हो, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही कही गई पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण जितना कठिन है उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। तो ये माना है महादेवी वर्मा जी ने। तो कविता को कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण माना है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी जो भावनाएं है दूसरे के हृदय में भी जो है आविर्भूत हो जाती है, यानी उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारी पंक्ति है वो है, कांटा चुबाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करता है, पर कवि बिना कांटा चुबाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। यानी कांटा चुबाकर, किसी को जब हम कांटा चुबाते हैं यानी कि किसी को दर्द देते हैं तो उसको पीड़ा होती है, पीड़ा की अनुभूति होती है। लेकिन कवि एक ऐसा है जो कि कांटा भी नहीं चुबाता उसे, लेकिन उसकी पीड़ा की अनुभूति जो है करा देता है अपनी कविताओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो कविता को परिपूर्ण क्षणों की वाणी किसने बताया है? तो पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत ने। काव्य जीवन की आलोचना है, काव्य को जीवन की आलोचना बताया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बढ़ते हैं आगे। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति मानी है बाबू गुलाब राय ने। यानी कि ये कथन जो है बाबू गुलाब राय जी का है। काव्य अभिव्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति है। तो कविता को आत्म अभिव्यक्ति किसने माना है? यानी काव्य को आत्म अभिव्यक्ति मानने वाले विद्वान हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा मनुष्य अर्थ में कविता है, ये माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। उसके बाद बात करें आगे, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये कहा है धूमिल ने। कविता को भाषा में आदमी होने की तमीज़ किसने बताया है? तो धूमिल जी ने। उसके बाद कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये माना है अज्ञे जी ने। कविता जो सबसे पहले भी शब्द बताया और सबसे अंत में भी शब्द है। तो कविता को शब्द पहले और बाद में किन्होंने बताया? अज्ञे जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगली जो हमारी पंक्ति है वो है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र से स्वभावतः अपने अनुरूप भाव, उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, ये किसने माना है? और इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय जो पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं, जो ये कहा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। यानी कि जहाँ सौंदर्य में चित्रण की बात आ जाए नैसर्गिक कल्पना के सहारे, तो वो पंक्ति हो जाएगी हमारी नंद दुलारे वाजपेयी जी की। इस प्रकार जो है हमने विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के अनुसार, हमने कवियों के अनुसार काव्य के संबंध में उनकी परिभाषाओं को भी देख लिया है और विभिन्न संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाकार व उनकी रचना व समय को भी हमने आज की क्लास में कर लिया है। जब आप इनको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे और इनको जो है ये सभी के सभी तथ्य जो आज मैंने कराए हैं, पंक्तियाँ भी और ये रचनाकार का समय और इनके ग्रंथ भी, ये सभी कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आज की क्लास रहेगी। भाई आप इस क्लास को आप एक बार नहीं, दो में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार आप जो है देख सकते हो। 2x पर
वीडियो को करके आप जो है इसको जल्दी जल्दी बार बार रिवाइज अगर आप करोगे तो आपको ये तथ्य जल्दी ही याद हो जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी भाई मैं, आप वीडियो को लाइक बहुत ही कम करते हो और जो है एक दूसरे से शेयर भी बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। साथ ही जो है जैसी भी आपको क्लास लगती है, किसी और टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए या किस प्रकार से आपको क्लास चाहिए, ये सभी कमेंट बॉक्स में, या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और जो है शेयर करने से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह हम अपनी संपूर्ण हिंदी की तैयारी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए परीक्षा तक इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए जो है करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर कहना चाहती हूँ, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।